नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित ART आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा MA द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र क्रमांक 12, हिंदी आलोचना, इकाई 1 के अंतर्गत आज हम आलोचना की परिभाषा देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। इससे पूर्व हमने आलोचना इस शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की। आलोचना के स्वरूप के बारे में हमने देखा। आलोचना शब्द लूच धातु से बना है। लूच का अर्थ है देखना या परखना। संतुलित दृष्टि से किसी रचना के गुण दोषों का वर्णन करना अर्थात आलोचना, यह हमने देखा। और पारिभाषिक रूप में यह अर्थ लिया कि किसी साहित्यिक रचना का सर्वांगीण रूप से परीक्षण करना अर्थात आलोचना। और परीक्षण का अर्थ था देखना या परखना। हमने इस बात को भी देखा कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाला आलोचना यह शब्द अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म इस शब्द का पर्यायवाची है और हिंदी में इसके लिए समालोचना, समीक्षा, आलोचना इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हमने यह भी देखा समीक्षा या आलोचना के बारे में विद्वानों ने अपने मतों को अभिव्यक्त किया हुआ है। आज हम आलोचना को विद्वानों ने किस प्रकार परिभाषित किया हुआ है इसका अध्ययन करने वाले हैं। आलोचना का जो प्रारंभ है भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद माना जाता है और पाश्चात्य देशों में आलोचना यह शब्द 18वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ था। अब पाश्चात्य विद्वानों द्वारा आलोचना की जो परिभाषाएं दी हुई है उसका अध्ययन हम करते हैं। देखते हैं इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार आलोचना किसे कहा जाए। Criticism is the art of judging the qualities and values of an aesthetic object, whether in a literature or the fine arts. It invalues the formations and expressions of judgment. अर्थात आलोचना का अर्थ वस्तु के गुण दोषों की परख करना है, चाहे वह परख साहित्य के क्षेत्र में की गई हो या ललित कला क्षेत्र में। इसका स्वरूप निर्णय में सन्निहित रहता है। आलोचना को इस परिभाषा में उन्होंने स्वरूप के बारे में भी उजागर किया हुआ कि किसी वस्तु या किसी साहित्य या ललित कला क्षेत्र में गुण दोषों को परखने की प्रक्रिया को आलोचना कहा है। उससे आगे बढ़ते हुए वह कह रहे हैं कि जब ऐसे गुण दोषों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का निर्णय हो या उसके स्वरूप के बारे में कुछ बिंदु उभर आए तो वह आलोचना है। उन्होंने कहा है स्वरूप निर्णय में सन्निहित रहता है। जो भी चर्चा की जा रही है गुण दोषों के बारे में परखा जा रहा है और फिर वह उसे निर्णय के रूप में लेकर जा रहे हैं वह आलोचना है। अब यहाँ पर दूसरी भी बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ही यह बात नहीं कही है तो ललित कला क्षेत्र में भी यह बात होती है। हमने इस बात को भी देखा है कि मनुष्य का स्वभाव ही है वह व्यक्ति के गुण और दोषों की चर्चा करता है। यह उसकी वृत्ति भी होती है। वह किसी के गुणों का गुणगान करता है तो किसी के दोषों को बुराइयों को वो उजागर भी करता है। वही प्रक्रिया यह साहित्य में आई है पर वह प्रक्रिया वैसे के वैसे नहीं आई है। उसे कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ
अच्छी बातों के आधार पर अभिव्यक्त करने का प्रयास होता है। तो यही बात यहाँ इस परिभाषा से हमें परिलक्षित होती है। दूसरे विद्वान हैं रिचर्ड्स के अनुसार, टू सेट अप एज अ क्रिटिक इज टू सेट अप एज अ जज ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, आलोचक की नियुक्ति करना निर्णय की नियुक्ति करना है। आलोचक जब किसी कृति को आलोचना के आधार पर उसका निर्णय करता है और उसका निर्णय ही निर्णायक नियुक्ति ही आलोचना है, अर्थात आलोचना की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए यह व्यक्ति तक लेकर गए हैं। कोई व्यक्ति किसी कृति की, किसी कला की, किसी वस्तु की आलोचना करने के लिए उसे अगर नियुक्त करता है या किया जाता है, तो उसका निर्णय या निर्णायक नियुक्ति ही आलोचना कहलाती है। इस प्रकार से रिचर्ड्स ने मध्यकाल में आलोचना के बारे में कहा हुआ है। आगे है कार्लाइल के अनुसार, literary criticism is nothing and should be nothing but the recital of one's personal adventures with a book। अर्थात आलोचना पुस्तक के प्रति उद्भूत आलोचक की मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। अब यह परिभाषा तो साहित्य के बारे में, साहित्यिक आलोचना के बारे में बात कर रही है, परंतु आलोचना पुस्तक के प्रति उद्भूत आलोचक की मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। अब इन्होंने मानसिक प्रतिक्रिया इस शब्दों के अंतर्गत कौन कौन सी वह प्रतिक्रिया होनी चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि एक आलोचक या एक कृति पर जब भिन्न भिन्न आलोचक अपने मतों को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसमें अंतर आ जाता है। यहाँ पर मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम उस बात को परिलक्षित नहीं करता है। हाँ, आलोचक के कुछ गुणों को, कुछ उसके दोषों को हटाते हुए, कुछ विचारणीय बिंदुओं को सामने रखकर वह आलोचना करता है, तो वह परिणाम आलोचना जरूर कही जा सकती है। पर कार्लाइल के अनुसार जो परिभाषा उन्होंने दी हुई है, वह भी अपने आप में व्यापक है। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार, आलोचक को तटस्थ भाव से वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अनुभव और प्रचार करना चाहिए। अब यहाँ पर अर्नाल्ड ने परिभाषा दी हुई है कि आलोचक को तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से वस्तु का वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अनुभव और प्रचार करना चाहिए। आलोचना की सबसे प्रमुख विशेषता है तटस्थता। वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा ही उसे आलोचना मार्ग में प्रवृत्त करती है। अब इस प्रक्रिया में या मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार आलोचक के दृष्टि से आलोचना को उन्होंने परिभाषित किया हुआ है कि आलोचक क्या करता है या उसका भाव कैसा होता है। वह तटस्थ भाव से वस्तु की या किसी भी कृति के ज्ञान का अनुभव और उसका प्रचार करता है। यहाँ पर भी मैथ्यू अर्नाल्ड ने जो परिभाषा दी हुई है, वह भी आलोचक व्यक्ति के दृष्टिकोण से आलोचना के बारे में उन्होंने उजागर किया हुआ है, और यह भी परिभाषा आलोचक के दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। अगली परिभाषा है ड्राइडन के अनुसार, आलोचना ही वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतया किसी संभ्रांत पाठक को आनंद प्रदान कर सके। ड्राइडन ने बहुत ही सीधे सरल शब्दों में आलोचना को परिभाषित करने का प्रयास किया हुआ। वो क्या कह रहे हैं, आलोचना ही वह कसौटी है
उन्होंने आलोचना को सबसे पहले कसौटी का नाम दे दिया है। कसौटी आता है तो कोई तत्व और तथ्यों का आधार बन जाता है, और वह कसौटी क्या है तो किसी रचना का मूल्यांकन करना, उन विशेषताओं को प्रस्तुत करना, और साधारण से पाठक में भी उस रचना के प्रति आनंद निर्माण करना, यह आलोचना की प्रक्रिया है, या इसे हम आलोचना कह सकते हैं। यह ड्राइडन ने कहा हुआ है। सीधे सीधे संभ्रांत जो पाठक है उनको भी उस कृति से आनंद प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को वह आलोचना कह रहे हैं। तो यह ड्राइडन की परिभाषा व्यापक है, और यहाँ पर उन्होंने पाठक को केंद्र में रखकर की हुई जो प्रक्रिया है, गुण दोष हो या अन्य बातें जो है, वह सब उन्होंने यहाँ पर लेकर आए हैं। लिखने वाला, कृतिकार, आलोचना करने वाला, और जो कृति पढ़ने वाला है, तो ड्राइडन ने पढ़ने वाले पाठक को ध्यान में रखकर आलोचना की परिभाषा दी हुई है। इसलिए इस आलोचना के परिभाषा की भी अपनी मौलिकता रही है। मिडिलिट के अनुसार कला जीवन की सजगता है, आलोचना कला की सजगता है। अब मिडिलेट ने आलोचना को बड़ा ही व्यापक बना दिया हुआ है, यानी मनुष्य जीवन से और उसके कला से ही आलोचना को जोड़ दिया है। यानी आलोचना जब कला, अब इनकी परिभाषा इतनी व्यापक है कि कोई मनुष्य अपना जो कार्य कर रहा है, मानो वह नाटक खेल रहा हो, चाहे वह किताब लिख रहा हो, वह सर्वोच्च बिंदु तक जाकर अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, और उसे अभिव्यक्त करने के लिए जो सहायता हो रही है या बन रहे हैं, वह आलोचना है। यह बात मिडिलिट ने अपने परिभाषा द्वारा अभिव्यक्त की हुई है। अगले विद्वान एडिसन के अनुसार, एडिसन कहते हैं आलोचना का अर्थ छिद्रान्वेषण न लेकर सौंदर्य उद्घाटन ही लेते हैं। उन्होंने लिखा है समालोचना का धर्म कलाकारों के दोष निकालना नहीं है, बल्कि उनका कर्तव्य है उनकी कृति का सौंदर्य उद्घाटन करना। अब एडिसन ने जो दोष है उसकी ओर ध्यान केंद्रित किया है कि कई बार क्या हो जाता है, आलोचना करते समय आलोचना में गुणों से अधिक उस कृति में, वस्तु में या अन्य बातों में दोषों को ही पढ़ा जाता है, और इतने दोष गिनाए जाते हैं, इतने दोष गिनाए जाते हैं कि एक तो लेखक या कृतिकार या कलाकार वह अपने आप को जो है उसमें कमी है ऐसा महसूस करता है। तो आलोचना में क्या होना चाहिए या आलोचना किस प्रकार से होनी चाहिए, एडिसन ने इसे उजागर किया है। वह कह रहे हैं आलोचना का अर्थ छिद्रान्वेषण न लेकर सौंदर्य उद्घाटन ही लेते हैं। उन्होंने बुराइयों को या दोषों को ज्यादा ध्यान न देते हुए सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण, नावीन्यता की ओर देखना, इसे महत्वपूर्ण माना है। और उन्होंने समालोचना का धर्म कलाकारों के दोष निकालना नहीं, बल्कि उनके कर्तव्य है उनकी कृति का सौंदर्य उद्घाटन करना। यानी समालोचना यह एक धर्म के दृष्टिकोण से भी वह उसे रख रहे हैं, और कलाकार या जो भी कृति है उसकी बुराइयां से ज्यादा उसकी अच्छाइयों को देखना, एक नई दृष्टि विकसित करना, यह एडिसन ने आलोचना की परिभाषा में कहा हुआ है। आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार है आलोचना साहित्यिक अनुभूति के विवेकपूर्ण विवेचन के उपरांत उनका मूल्यांकन करती है।
यानी कोई कृति आलोचक उसे पढ़ता है, उसे अनुभूत करता है, उसका विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है और जब वह विवेक ज्ञान जागृत हो जाने के उपरांत उस कृति के बारे में कुछ अपने मूल्य या मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, वही आलोचना है। यहाँ पर आलोचक के दृष्टिकोण से भी आई.एस. रिचर्ड्स ने बताया है कि उसके अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी आलोचना करने वाले व्यक्ति के स्तर के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है कि वह जितने विवेकपूर्ण अनुभूतियों को ग्रहण कर उसके बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, वह आलोचना है। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार वास्तविक आलोचना में यह गुण रहा करता है कि उसमें समग्र निष्पक्षता से बौद्धिक सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाए। अब हम देखते हैं कि आई.ए. रिचर्ड्स के मत जो है, विचार जो है, वही अर्नोल्ड के भी है। अर्नोल्ड ने यहाँ पर बौद्धिक निष्पक्षता को महत्व दिया हुआ है और उसे अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को आलोचना माना हुआ है। इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों ने आलोचना के बारे में अपने विचार या उसे पारिभाषित करने का प्रयास किया हुआ है। आगे भारतीय विद्वानों के अनुसार भी हम आलोचना किसे कहे वह देखते हैं। हालांकि हमारे संस्कृत के ग्रंथ हो या पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव हो, वह हमारे साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर पड़ा है और आलोचना की प्रक्रिया भी वहाँ से धीरे धीरे प्रारंभ हुई या वो प्रभाव में रही, छाया में रही, ऐसा मान सकते हैं हम। अब यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना साहित्यिक क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने सीधे सीधे साहित्यिक आलोचना के बारे में ही कहा है कि गुण दोषों को दिखाना यह आलोचना की प्रक्रिया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार सत्य शिव सुंदरम का समुचित अन्वेषण, पृथक्करण, अभिव्यंजना ही आलोचना है। अब यहाँ पर सत्य शिव सुंदरम भारतीय साहित्य का सर्वोच्च स्थान है, या वह कृति में हम यही तत्वों को ढूंढते हैं। इन तत्वों को ही उस कृति में ढूंढना, उनका अन्वेषण करना, उसका पृथक्करण भी करना और उसे अभिव्यंजना के द्वारा प्रकट करना, इस प्रक्रिया को नंद दुलारे वाजपेयी जी आलोचना कहते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है, आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। कविता के दृष्टि से भगीरथ मिश्र जी आलोचना को रख रहे हैं कि उसमें क्या हो जाता है, कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना। अब यह इतनी व्यापकता जो अन्य विद्वानों में देखी हमने, इतनी व्यापकता इसमें आई है कि यथार्थ समय के अनुसार क्या सत्य है, इसे वह अभिव्यक्त करे, उस मूल्यों को प्रकट करे, यह आलोचना की वह प्रक्रिया मान रहे हैं। इस प्रकार हमने भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रयुक्त आलोचना की परिभाषाओं का अध्ययन किया। अगली तासिका में हम उसके स्वरूप के बारे में भी देखेंगे, आलोचना के उद्देश्य के बारे में देखेंगे। उससे पूर्व इन विद्वानों के विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वरूप तक जाने के लिए हमें परिभाषाओं को सूक्ष्मता से देखना है। हमें दिखाई दिया इन परिभाषाओं में कुछ विद्वान आलोचना इस प्रक्रिया को जो आलोचना करता है उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहे हैं, कुछ विद्वान उस कृति को महत्व दे रहे हैं
कुछ विद्वान पाठक को महत्व दे रहे हैं, कुछ विद्वान उस आलोचना करने वाले व्यक्ति के गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो इन सब प्रक्रिया में आलोचना का स्वरूप कैसा रहेगा, किस प्रकार रहेगा, उसे हम अगली पाठ्यक्रम में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।